हेलो क्लास, कैसे आप लोग। एज यू नो, अब हर दिन बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मेरा नाम क्या है, फिर भी चलो बता देता हूँ। आप लोग में से कुछ लोग भूल जाते हैं या कुछ नए बच्चे भी जुड़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। ठीक है, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सीबीएसई ग्रुप ए के लिए हालांकि हम ये सेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एसएससी, बीपीएससी, यूपी, पीसीएस इन सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम बिना किसी डिले के स्टार्ट कर देते हैं। 30 क्वेश्चन है इस सेशन में, ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ों की। ठीक है, और बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन। ये बोल क्या रहा है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी सिक्योर्ड है गवर्नमेंट के, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें ना, तो सिंपल सा समझो कि कुछ लोग खड़े हो गए, एक छोटा सा कुनबा है। जस्ट लाइक अगर आप देखोगे ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या होता है कि कुछ लोग खड़े होते हैं, उसमें से एक अपना चुन लेते हैं हेड, और वही काम क्या करेंगे, वो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट की वो बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ ओके। चलिए, तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पता है कहाँ पे दिखती है, तो कहाँ पे दिखेगी, तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दिखती है। अब देखो जैसे यूएसए वगैरह है, तो आप वहाँ पे ये नहीं सुनोगे कि सरकार गिर गई, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। 50 मेंबर अगर एक साथ खड़े हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिए, तो फिर यहाँ पे क्या है कि सरकार गिर सकती है। सरकार बजट पेश करने जा रही है और बजट नहीं पेश कर पाई तो भी सरकार गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो मोस्टली अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, कभी भी अगर ओपोजिशन अच्छा खासा हो, सपोज करो अगर इस साल का बात करें 10th लोकसभा का, तो जब चाहे तब वो सरकार गिरा दे, जब चाहे तब 50 लोग खड़े हो जाएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बोल देंगे और सरकार गिर जाएगी। तो वो समझो एक तरह कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है इस बार हमारे पार्लियामेंट में। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। अगर किसी सिचुएशन में हमारा जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है, सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इलनेस की वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, या इनकी डेथ हो जाती है, या प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। आपको पता है ना आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट की बात की गई है। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे कि ये प्रेसिडेंट के ऑफिस को एज्यूम करेंगे और सारे फंक्शन को यहाँ पे डिस्चार्ज करने का काम करेंगे। तो मिनिमम कितने मंथ का टाइम होता है, तो देखो ये 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना है कि एनी हाउ आपको फुलफिल करना होगा अगर आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया तो। और ये सेम कंडीशन देखो, चाहे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे हम गवर्नर की बात करें, चाहे हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, इवन अगर हम लोकल बॉडीज की बात करते हैं, अगर आपके गांव का प्रधान जो है अगर उसकी भी डेथ हो गई तो 6 मंथ के अंदर आपको नया प्रधान चुनना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखा जाए। फटाफट हम क्वेश्चन को करेंगे, एक तरह से आप समझो कि आपका रिवीजन का सेशन है। ठीक है, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी रेस्ट्स विथ द। देखो यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड लिखा हुआ है, रिपब्लिक का मतलब आपको समझना है। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हो, प्रस्तावना को पढ़ते हो, तो उसके अंदर ये रिपब्लिक वर्ड मेंशन्ड है। ये क्या दिखाता है, ये हमारे इंडिया का जो कैरेक्टर है इसको दिखाता है। ठीक है, हमारे कंट्री का जो नेशन का कैरेक्टर है उसको दिखाता है। और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो हेड ऑफ ए स्टेट होते हैं, कौन, हेड ऑफ ए स्टेट, ये कौन होंगे, तो ये इलेक्टेड होंगे। क्या होंगे, तो इलेक्टेड होंगे। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए। पूछा क्या जा रहा है कि द रियल एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी,
देखो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर दो आपको एग्जीक्यूटिव दिखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला दिखेंगे डी जियोर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा दिखेंगे? तो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ओके, अब जो डी जियोर होते हैं ना, इनके नाम पे आप सारी की सारी जो एक्सरसाइज करते हो पावर का, इन्हीं के नाम पे करते हो। और वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात की जाए तो वो किसके हैंड में होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में, जिसको हेड कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हियर? इट्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 74 के अंदर ये मेंशन्ड है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हिच इज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और यहां पे क्या होता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत है भी नहीं, क्योंकि बाकी के भी क्वेश्चन है तो फिर देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक आपको डेमोक्रेसी दिखता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपकी एज अगर 18 साल हो गई तो आप क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। और जब आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप किसको चुनोगे? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनोगे, एमपी को चुनोगे। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाके क्या करेंगे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हेड कौन करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह की सरकार होगी? चूंकि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने इनको चुन के भेजा है वहां पे, तो ये कौन सी होगी? तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। किस तरह की गवर्नमेंट होगी? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा बाद में। हालांकि मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे डाउट बचना ही नहीं चाहिए आपका, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा का एमपी बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, अपर हाउस का मेंबर बनने के लिए कितने एज चाहिए मिनिमम? तो कितना चाहिए इसके लिए? तो देखो 30 साल चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया दिए गए। आप 18 साल के अगर हो गए तो मैंने क्या बोला कि 18+ हो गए तो आप डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। कहां कहां? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, प्लस लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, यहां पे आप वोट करोगे, ठीक है। अगर आपकी एज 21 साल हो गई तो आप क्या कर सकते हो कि लोकल बॉडी के अंदर इलेक्शन लड़ सकते हो, गांव के प्रधान का इलेक्शन लड़ सकते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड का इलेक्शन लड़ सकते हो, वार्ड वगैरह का इलेक्शन लड़ सकते हो 21 साल में, ठीक है। अगर आप 25 ईयर्स के हो गए तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या हो? लीगल हो। कहां पे? तो लोकसभा के अंदर, यानी कि लोअर हाउस के अंदर, ठीक है। तो 25 साल के हो गए तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हो। कहां पे? तो लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में जाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? तो 30 साल का एज चाहिए, ठीक है। और अगर आप 35 साल के हो गए और आप इलिजिबल हो तो आप क्या कर सकते हो पता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी लड़ सकते हो। यहां पे क्या कर सकते हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आप लड़ सकते हो। आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ गवर्नर, लेकिन वो इतनी पहुंच बनानी पड़ेगी आपको पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन जितना ज्यादा होगा करता जाऊंगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो जितने भी गवर्नर होते हैं ना, उसको प्रेसिडेंट अपने हैंड एंड सील से ही इनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जिस दिन चाहे गवर्नर को उसकी कुर्सी से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है।
अगर चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें और जज ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, तो जी ये देखो यहां पे एक चीज आप समझो, यहां पे क्या है कि जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ध्यान से, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम से, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिखेगा आपको, सीक्रेट बैलेट से होगा। और कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो बोथ हाउस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और बाकी जो चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ हाई कोर्ट की बात करें या चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो ये सब किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में जब बात आई है तो बता देता हूं, आर्टिकल 52 के अंदर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। आर्टिकल 54 जब आप देखोगे तो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की गई है प्रेसिडेंट के, और जब किसी को इलेक्ट करेंगे तो उसको वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट मोशन की यहाँ पे बात की गई है। तो ये 3 आर्टिकल आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमेशा याद रखना है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ओथ दिलाने की बारी आई तो कौन दिलाएंगे, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे इनको ओथ, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीरियड विद इन व्हिच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी made by the president is to be placed before each house of the parliament for approval। सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल वॉर के कारण या आर्म रिबेलियन की वजह से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाना पड़ता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं तो कितने टाइम के भीतर पार्लियामेंट को उसको दोबारा से अप्रूव करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा अप्रूव करने में, बताइए जल्दी से। देखो आर्टिकल 352 की बात यहां पे की गई है, तो कितना होना चाहिए, तो 6 मंथ होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर आपको देना है, मैंने जो बोला है उस पर ध्यान मत देना, हो सकता है कि मैंने इसका आंसर गलत भी बोला होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। A money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Raj Sabha also when no action is taken by the upper house within। देखो मनी बिल के बारे में आपको पता है कि मनी बिल क्या होता है कि उसमें लोअर हाउस की मोनोपोली होती है। मनी बिल के अंदर बेसिकली आप जीएसटी देखोगे, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड बातें देखोगे, बोरोइंग और लोन से रिलेटेड बातें देखोगे, ठीक है। तो कितने दिनों के अंदर राज्यसभा को उसको पास करना होता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो देखो जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है, आर्टिकल 110 के अंदर आपको मनी बिल दिखेगा, जब लोकसभा एक बार पास कर देगी तो उसके बाद वो राज्यसभा को भेजेगी। राज्यसभा क्या करेगी कि 14 डेज का टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर या तो वो एडवाइस दे सकती है कुछ, या बिना एडवाइस के भी बिल पास कर सकती है। अगर 14 दिन बीत गए, ये टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो राज्यसभा चाहे हाँ बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। और अगर हम एडवाइस की बात करें तो जो एडवाइस राज्यसभा के द्वारा दी गई थी, ठीक है, ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होता है। लोकसभा चाहे तो मानेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मानेगा, ठीक है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होता। मनी बिल के ऊपर लोकसभा की मोनोपोली होती है। What can be the maximum interval between 2 sessions of the parliament? बताइए, हमारा जो सांसद चलता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सांसद चलाने में, और हमारे जो MP MLA जाते हैं ना वहाँ पे, वो छीछी थू करके आ जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। एक बार अगर आप MP बन जाओ तो जिंदगी भर आपको पेंशन मिलता है, लेकिन सरकार अग्निवीर को पेंशन देने के खिलाफ जा रही है। नॉर्मल लोगों को अब पेंशन खत्म कर दिया, लेकिन एक बार आप बैठ जाओ पार्लियामेंट में तो जिंदगी भर पेंशन मिलता है। सोच लो, मैं तो सोच रहा हूँ ये सब छोड़ के नेता वेता बन जाता हूँ, गांव में जाके पहले MP MLA का चुनाव लड़ लेता हूँ, अगर जमानत नहीं जब्त हुई तो आगे और लड़ लूंगा, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो 6 मंथ होना चाहिए। देखो इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है बेसिकली 3 सेशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो मानसून सेशन दिखेगा, दूसरा विंटर सेशन दिखेगा, और तीसरा 3 सेशन है बेसिकली, तीसरे का मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो 6 मंथ होना चाहिए। हालांकि आपके संविधान में नहीं मेंशन है, ये प्रोसीजर जो रूल प्रोसीजर है पार्लियामेंट का उसके अंदर ही मेंशन है, ठीक है, कि साल में 2 बार मिलना जो है वो कंपलसरी होता है।
द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यही तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो क्या होगा, तो 6 मंथ। देखो 1 साल के अंदर 2 बार तो मिलना कंपलसरी, अगर इससे कम मिलोगे तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी अब समझोगे देश की बात है तो आपको सेशंस कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नोट। मैंने आपको क्या बोला कि मनी बिल क्या होता है कि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम बोरोइंग के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, मनी बिल के अंदर बेसिकली आपको दिखेगा। जब भी मनी बिल की बात करो तो एक टॉपिक याद रखना, एक आर्टिकल 110 के अंदर आपको मनी बिल देखने को मिलेगा। एंड हु डिसाइडेड, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसको डिसाइड करेंगे कि अ बिल इज अ मनी बिल और नोट। और मैंने पहले भी आपको समझाया कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा यही डिसाइड करेंगे और लोकसभा की मोनोपोली होती है। राज्यसभा के पास बिल भेजा जाएगा और उनको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ एडवाइस दिया, अगर लोकसभा को लगा कि एडवाइस लेने लायक है तो लेंगे, वरना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो देखो आर्टिकल 270 के अंदर 280 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की गई है, ठीक है। क्या देख रहे हो, तुम भी पढ़ लो, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। Which of the following standing committee of parliament has no MP from राज्यसभा। देखो आपसे पूछा गया है, 4 कमेटी दे दी गई है पार्लियामेंट की और आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसमें से राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं दिखता, यानी कि जो अपर हाउस है आपका वहां से एक भी मेंबर नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो 2 इंपॉर्टेंट कमेटी होते हैं, कौन कौन सा, तो पहला है आपका एस्टिमेट कमेटी, दूसरा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जब आप एस्टिमेट कमेटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको कितने मेंबर दिखते हैं, तो 30 मेंबर्स। एंड ऑल मेंबर्स बिलोंग्स टू वेयर, तो लोकसभा। कहाँ से करते हैं, तो लोकसभा से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। और आपसे यही तो पूछा गया है कि नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 22 मेंबर आपको दिखेंगे 15+7 के रेशियो में, ठीक है। 15 आपको लोकसभा से दिखेंगे, 7 आपको राज्यसभा से दिखेंगे, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो 1921 में बनाया गया था, ओल्डेस्ट कमेटी है जो कि आपको इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी को पहली बार बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली चेक्ड। मतलब किस तरह से जो लेजिस्लेटिव है वो पार्लियामेंट और असेंबली के ऊपर चेक रखने का काम करता है, तो किस तरह से रखता है। इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंशियल और गवर्नर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जुडिशियल रिव्यू है, जनरल इलेक्शन। आप कैसे चेक करोगे, देखो 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। पहला क्या है, तो लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर कौन है, तो जो आपके एमपी और एमएलए हैं वो कौन है, वो लेजिस्लेशन का काम करेंगे। दूसरा क्या है, तो एग्जीक्यूटिव है। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जस्ट लाइक देखो कभी कभी आपको ये भी दिखेगा कि लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है। सेकेंड हैंड में ये दिखेगा कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करते दिखेंगे। और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी। और जुडिशरी का फंक्शन क्या है, तो टू प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू। और अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो आर्टिकल 13 के अंदर जो आपका फंडामेंटल राइट है इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, ठीक है। अगले सवाल पे चले। अरे वो धीरे धीरे चलता रहेगा, एक एक घूट करके। देखो अगला सवाल क्या है कि नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। बताइए सवाल यह है कि जो मनी बिल है उसको लोकसभा में पास नहीं किया जा सकता प्रायर अप्रूवल के। तो किसका अप्रूवल चाहिए होता है, तो किसका अप्रूवल चाहिए होगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होता है। जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं तो सबसे पहले मनी बिल को डिटरमाइन किया जाएगा कि बिल मनी बिल है या नहीं। कौन करेगा, तो वो करेगा स्पीकर, ठीक है। और एक बार जब स्पीकर ने ये बता दिया कि जो बिल है मनी बिल है या नहीं है, अगर इसने बोला कि मनी बिल है तो फिर क्या होगा कि बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है।
राष्ट्रपति इसके ऊपर अपना एसेंट देंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है इस बिल को पास करो, और एक बार जब ये बिल पास हो जाता है तो इसको दोबारा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टैंड? सॉरी एक्चुअली फोन साइलेंट पे नहीं था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राज्यसभा एंजॉय मोर पावर देन द लोकसभा इन केस ऑफ, राज्यसभा सबसे ज्यादा पावर एंजॉय कहां करेगा? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मनी बिल। मनी बिल में तो पावर एंजॉय कर ही नहीं सकता क्योंकि पावर होता ही नहीं है, खत्म हो गया। नॉन मनी बिल के अंदर क्या आ सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल्स आ सकता है, अमेंडमेंट बिल आ सकता है। तो इन सारे बिल में क्या होता है कि दोनों का पावर सेम होता है, ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकता। लेकिन सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अंदर क्या होता है, उसकी हेजोमनी होती है, उसका पूरा का पूरा वो होता है कि वो जो चाहे यहाँ पे ये कर सकता है, ठीक है। और जब भी हम बात करेंगे राज्यसभा की, अपर हाउस है, इसको देखो हाउस ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। और हाउस ऑफ स्टेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी मोनोपोली होती है, स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर ये अपनी मोनोपोली दिखा सकता है। लोकसभा से ज्यादा पावर होती है इसके पास। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हु इज कंपिटेंट टू डिजॉल्व द राज्यसभा, किसके पास पावर है कि वो राज्यसभा को डिजॉल्व कर दे? बताइए किसके पास पावर है इंडिया के अंदर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या नन ऑफ द अबव? राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, इसको डिजॉल्व करने का पावर किसके पास है? बताइए जल्दी से। देखो एक चीज समझो, इंडिया के अंदर जो है वो राज्यसभा वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, वो होता है क्या, परमानेंट हाउस। तो जब भी राज्यसभा की बात हो तो क्या होगा, ये परमानेंट हाउस होगा। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, अनलाइक लोकसभा, लोकसभा में आप क्या देखते हो कि 5 इयर्स का टर्म होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है कि 6 इयर्स का टर्म होता है। और 1/3 जो मेंबर है ना, वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। कहां से? तो राज्यसभा से, ठीक है। इसको राज्यसभा को और किस नाम से जानते हैं? तो हाउस ऑफ स्टेट के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। पॉइंट आउट व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। देखो आपसे पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा ऐसा राइट है जो कि आपको फंडामेंटल राइट में ओरिजिनली नहीं मिला था। आपको पता है कि ओरिजिनल 7 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए थे, ठीक है। अभी खैर राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से बाहर कर दिया। तो बताइए कौन सा राइट ओरिजिनली आपको नहीं मिला था यहाँ पे? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन आर्टिकल 19 के अंदर 100% मिला था। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर देखते हो, बिल्कुल करेक्ट है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के अंदर दिखता है, ये भी 100% आपको मिला था। लेकिन राइट टू प्राइवेसी ये क्या है? ये आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। और क्या ये ओरिजिनली मिला था हमें? बताइए जल्दी से। राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी की जब हम बात करें तो ओरिजिनली ये हमें देखने को तो मिला, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट हो चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो आपको यही टिक करना है। हालांकि इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सब के सब जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है, लेकिन चूंकि आपको सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है तो आपको राइट टू प्राइवेसी देना पड़ेगा, जो कि मेनका गांधी केसेस में थोड़ा सा उछाल लेके आया था बहुत ज्यादा सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा गया है डीपीएसपी का। डीपीएसपी क्या है? एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। क्या है? तो एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है। एज ए सिटीजन आपको भी स्टेट के टुवर्ड्स कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे और एज ए स्टेट उनका भी सिटीजन के टुवर्ड्स कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। तो देखो हमने कहां से लिया है, तो हमने इसको आयरलैंड से लिया है। अब आयरलैंड ने भी इसको बोरो किया था। तो कहां से आयरलैंड ने बोरो किया था? इसने इसको पोलैंड से बोरो किया था, ठीक है। अब बाकी की चीजें जो देख रहे हैं ना,
देखो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या किया लिया है, तो जो ट्रेड कॉमर्स वाला जो देखते हो ना, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया है, तो जो फेडरल कैरेक्टर वाला जो आप देखते हो फेडरल स्ट्रक्चर, ये हमने कनाडा से लिया। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, तो बताओ क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले तो हमने प्रीएम्बल लिया है, क्या लिया है, तो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया। इसके साथ साथ क्या लिया है, तो फंडामेंटल राइट्स का भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से ही हमने ये चीज भी बोरो किया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, जो जुडिशरी है वो भी यूएसए का ही देन है यहां पर। चलिए देखिए अगले सवाल को। द रेसिडुअरी पावर्स नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वास्टेड इन। देखो जब आर्टिकल 248 249 को पढ़ोगे तो इसमें रेसिडुअरी पावर के बारे में बहुत कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। और जो रेसिडुअरी पावर है वो चीजें हैं जो कि 3 लिस्ट जो आपको 7th शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दिए गए, इनमें से मेंशन्ड नहीं है। तो कौन बना सकता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाता है, मतलब बोथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होगा तो भी गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। हर बारी में लोकसभा मार के नहीं निकल जाइएगा कि सेंट्रल पावर वहां पे है। What is the composition of electoral college for the election of the vice president of India? देखो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को डिफाइन किया गया, ठीक है। अगर सिस्टम की बात करें तो जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जब हम राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करें यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनके इलेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो डजंट मैटर, दोनों यहां पे आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ ये होगा क्या होगा मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 3 ओनली। और देखो कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 35 साल इनकी एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ये नहीं होनी चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए कि इनकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो राज्यसभा के मेंबर के बराबर होगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू। देखो कभी भी जब भी नया लोकसभा का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि स्पीकर को ओथ दिलवाना। इसका काम क्या होगा कि स्पीकर को ओथ दिलवाना, साथ साथ क्या होगा कि स्पीकर को चुनना। स्पीकर का जो इलेक्शन होता है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो क्या होगा इसमें से conduct the proceeding of house in the absence of a speaker, officiate to a speaker when a speaker is unlikely to be elected, swearing in the members and house charge till a regular speaker is elected, और check तो क्या होगा swearing in the member and hold charge till a regular special speaker is elected। जब तक नया स्पीकर इलेक्ट होकर नहीं आ जाता। आपने देखा था कि ओम बिरला को इलेक्ट होने में 3 दिन लग गए थे, तो जब तक वो इलेक्ट नहीं हो गया है तब तक जो प्रोसीजर था वो सारा प्रोसीजर कौन फॉलो करेंगे, तो प्रोटेम स्पीकर ही फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब टू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आपको पता है, अपर हाउस कहते हैं, परमानेंट हाउस होता है, इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 80 के अंदर अपर हाउस को डिफाइन किया गया, राज्यसभा को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, तो 30 इयर्स मिनिमम होना चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो, ओके। रिसेंटली हमने एक देखा था कि बहुत दिनों के बाद एक पढ़ी लिखी औरत जो है राज्यसभा मेंबर बनी है, सुधा मूर्ति के बारे में आपको पता होगा, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया है रिसेंटली। चलिए अगले सवाल को देखिए। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ।
जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है? पहला है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात की गई है। देखो दो तरह के आपको सिस्टम देखते हैं, पहला क्या होता है प्रेसिडेंशियल, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे आपको एक्चुअली ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां देखो डुअल सिटीजनशिप तक देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए को देखो तो यूएसए के अंदर 50+ छोटे छोटे स्टेट है, तो जो भी सिटीजन होते हैं वो स्टेट का भी सिटीजन होगा प्लस यूएसए का भी सिटीजन होगा, तो डुअल सिटीजनशिप उनको वहीं पे दिख जाता है। तो वहां पे एग्जैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और हमने जो है सेपरेशन ऑफ पावर को एडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, अगर ये बात करें तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको वहां दिखता है जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में छोटा छोटा देश हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाओ तो वहां पे ये क्या दिखेगा, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखेगा, ठीक है। और अगर आप यूएसए चले जाओगे तो वहां आपको क्या दिखेगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मेट की बात की गई है, तो ओरिजिनल फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या दिखेगा, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप 2 ऑप्शन के साथ ही जाइएगा, ठीक है, सही है। द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू द, आपसे पूछा जा रहा है कि एजुकेशन किस लिस्ट के अंदर आता है। देखो मैं आपको बताता हूं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होगा, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या किया गया था कि 5 चीजों को क्या किया गया कि स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो उसी समय एजुकेशन को क्या किया गया था कि कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। इसके साथ साथ हेल्थ को भी डाला गया, एनवायरनमेंट को डाला गया, वेट एंड मेजरमेंट को डाला गया, प्लस जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी डाला गया था यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अगर एजुकेशन की बात करें तो वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। राइट टू एजुकेशन के बारे में भी आपने सुना होगा, आर्टिकल 21A के अंदर आपको ये दिखेगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, इसी के थ्रू क्या किया गया था, 2002 के अंदर राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। देखो राज्यसभा के अंदर आपको पता है कि क्या होगा कि 238 इलेक्टेड होते हैं, 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। टोटल कितने हो गए, 250। तो टोटल मेंबर होते हैं 250, इलेक्टेड होंगे 238, 12 क्या होंगे, तो नॉमिनेटेड होंगे। किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 238। अब देखो ये जो मैक्सिमम नंबर है ना 250, इसको 2026 तक हम बढ़ा नहीं सकते। 2026 के बाद चूंकि पॉपुलेशन सेंसस जब एक बार आ जाएगा तो मे बी ये नंबर जो है उसके बाद बढ़ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ज्वाइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंटेड। जो ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट हाउस का, ये कब बुलाया जा सकता है, किस किस सिचुएशन में बुलाया जा सकता है। पहला क्या है, ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, when a bill passed by one house and is rejected by the other house। थर्ड क्या है कि taxes approved by one house and rejected by the other house। एंड 4 है 2 and 3। क्या होगा, एक चीज आपको समझना है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ना स्पेशल मेजोरिटी के साथ अलग अलग दोनों सेशंस में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ये होगा नहीं। टैक्सेस कहाँ जाता है, तो मनी बिल के अंदर आ जाता है। कहाँ जाता है, तो मनी बिल के अंदर, पता है ना आपको। तो जब मनी बिल के अंदर आएगा तो लोकसभा की मोनोपोली होगी, तो ये भी खत्म। देखो 4 में लिखा है 2 and 3, तो ये भी खत्म। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2। और ये किस केस में होता है, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। कि ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है कि अगर कोई एक हाउस पास कर रहा है, दूसरा नहीं पास कर रहा है, तो एक ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं और सिंपल मेजोरिटी के साथ बिल को पास कर दिया जाता है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट इन इंडिया व्हेन। देखो मैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा हूं, जो कहाँ मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 356 के अंदर मेंशन्ड है। आपको पता है कि आर्टिकल 356 कब लगता है, जब किसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए,
वो जो स्टेट है वो संविधान के अगेंस्ट चला जाए या रूल को और पालन करने से मना कर दे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि गवर्नर एक चिट्ठी लिखेंगे प्रेसिडेंट को और बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन, ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन को देखिए, Where is the constitutional power located enabling the central government to legislate on cow slaughter? बताइए कि काउ स्लॉटर के ऊपर आप देखते हो ना कि जो गौ हत्या हो रही है उसके ऊपर बैन अगर लगाना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहाँ से पावर मिलेगी? बताइए कहाँ से पावर मिलेगी? इमरजेंसी पावर यहाँ पे होगा नहीं। आर्टिकल 48 देखो, ठीक है, आर्टिकल 48 डीपीएसपी के अंदर गांधीयन फॉर्मूला है, लेकिन डीपीएसपी क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? एंट्री 7 लिस्ट 3 इन शेड्यूल 7 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आज डिसाइडेड बाय द, पूछा गया है कि जो सैलरी अलाउंस है किसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है उसके बारे में डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी हो, प्रेसिडेंट की सैलरी हो, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी हो, गवर्नर की सैलरी हो, इन सब के बारे में डिसीजन कौन ले सकता है? सिंपल है, कौन लेगा? तो वो लेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन तो बस ऐसे ही दे दिया यहाँ पे, और जब से निर्मला सीतारमन आई है जिसको कुछ भी सूझबूझ नहीं है फाइनेंस का, तब से दूसरे बेड़ा गर्क करके रखा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपका, द ऑथोरिटी टू प्रोरोग्यू द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट्स विथ द, आपको यहां सीधा बोल रहा है कि प्रोरोग करना है, मतलब समन करना है, दोनों हाउसेस को बुलाना है। तो बुलाने का कौन काम करता है? देखो, प्रेसिडेंट कई मौके पे दोनों हाउस को एक साथ बुलाते हैं। पहला क्या होता है कि जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है किसी लोकसभा का, पार्लियामेंट का, तो उसमें दोनों हाउस को एक साथ बुला के वहां पे क्या करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, ठीक है। प्रिसाइड करने की बात हो तो प्रिसाइड हमेशा स्पीकर करेंगे, लेकिन बुलाते कौन है, समन कौन करेंगे? तो वो करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ गए। चलिए आपका सेशन जो है यहाँ पे ओवर हो जाता है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। 1 लाइनर क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखो कोई दम नहीं था, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप एक सिंपल भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता ना, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते, ठीक है। तो चलिए फिर बने रहिए, कल मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।